हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए जो 2023 का होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज ध्येय आईएएस की जो है उसी का सोल्यूशन यहाँ पर कराया जा रहा है। 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। कुल 3 वीडियो में एक टेस्ट सीरीज सॉल्व हो जाती है। इसके पहले 5 वीडियो हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सभी में जो है कि क्वेश्चन डिटेल से एनालाइज किया गया है और सॉल्यूशन किया गया है। और इस टेस्ट सीरीज के अलावा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको हम बताते चल रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट करते रहें। और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। यानी वह संरक्षण का कौन सा तरीका है जिसमें समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो ऑप्शन दिया है संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव विहारों का परिसीमन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें ताकि आप लोगों को पता चले कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को सही हो पा रहे हैं फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट में कि कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो वन्य जीव विहार का परिसीमन है इसमें समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। बाकी संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, तो इन सभी में जो है कि समुदायों की सीधी भागीदारी होती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वह विनिमय दर जिस दर पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी की वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है। यानी कि वह विनिमय दर क्या है जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है। स्थिर विनिमय दर, अग्रिम विनिमय दर, तत्काल विनिमय दर और प्रबंधित विनिमय दर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो ये जो हो जाएगा ये तत्काल विनिमय दर। जो तत्काल विनिमय दर होता है उसी आधार पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में जो है कि विनिमय किया जाता है। जैसे रुपया का जब डॉलर में किया जाएगा विनिमय तो ये तत्काल विनिमय दर के अंतर्गत ही किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि बाणभट्ट की कृति किस एक सम्राट के समय में एक विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। जो कवि बाणभट्ट थे उनकी कृति के द्वारा एक सम्राट के समय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। वह कौन सा सम्राट है। तो ये दिया है ऑप्शन हर्ष, नंदवर्धन, यशोवर्मन और गोपाल। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष। जो हर्ष है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और बाणभट्ट की रचना क्या थी तो हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र में ही जो है कि इसका उल्लेख मिलता है। और जो ये नंदवर्धन तो ये शिशुनाग वंश का एक राजा था, शिशुनाग वंश का। और यशोवर्मन किस वंश का राजा था तो ये था यशोवर्मन चंदेल वंश का राजा था। और गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई जाती है तो मध्य पूर्व में, पश्चिमी यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और चीन में। तो जो कनात सिंचाई परियोजना होती है, ये कनात सिंचाई परियोजना क्या होती है तो ये पहाड़ों से जल लाकर मैदानी भागों में सिंचाई की जाती है, तो उसी को कनात सिंचाई की व्यवस्था कहते हैं। और ये मध्य पूर्व में की जाती है, ईरान वाले क्षेत्र में। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया था। यानी जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी उसके अंतर्गत किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया। यहाँ पर नागपुर, सतारा, झांसी और उदयपुर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा झांसी। जो झांसी का विलय हुआ था इन चारों ऑप्शन में सबसे बाद में हुआ था। जो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी या इसी को हड़प नीति भी कहते थे, हड़प नीति। तो इसके अंतर्गत होता क्या था कि अगर कोई राजा मर जाता था तो उसकी कोई वारिस नहीं होती थी, अगर कोई संतान नहीं होती थी तो उसको जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। उसी को विलय नीति या हड़प नीति कहते थे। तो इसके अंतर्गत जो है कि देखा जाए तो सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। सतारा का विलय किया गया था 1848 में, सतारा का विलय किया गया था। और जो नागपुर का विलय किया गया था, ये नागपुर का विलय किया गया था 1853 में, 1853 में।
और झांसी का विलय किया गया था 1854 में। और जो उदयपुर था इसका विलय कब किया गया था, तो 1852 में। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले सबसे बाद में जो है कि झांसी का ही विलय किया गया था। और संबलपुर था, संबलपुर, और इसका विलय कब किया गया था, तो 1850 में। 1850 में। तो ये क्रम था, सबसे पहले सतारा का किया गया था और लास्ट में झांसी का किया गया था। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे बाद में किसका किया गया था, तो झांसी का। मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था को से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते हैं, यानी जो मुगलों द्वारा चलाई गई थी मनसब व्यवस्था, उससे क्या निर्धारित होता था, तो यहाँ पर दिया है पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व, उपयुक्त सभी। तो जो मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था थी, जो इसमें जो है कि ये सभी पद शामिल थे, यानी कि एक पद से संबंधित था, वेतन भी इसी के माध्यम से दिया जाता था, और जो मनसब व्यवस्था थी ये सैन्य क्षेत्र में ही थी। तो ये तीनों ही आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि रामानुजाचार्य के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है कि इनका जन्म 11वीं सदी में केरल में हुआ था। ये अलवार संतों में बहुत अधिक प्रभावित थे, अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यही सही नहीं है। इनका जन्म 11वीं सदी में केरल में नहीं, तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। जैसा कि पता होगा कि दक्षिण भारत में दो संत थे जो शैव संत थे, शैव भक्त थे, उनको नयनार कहा जाता था, नयनार कहा जाता था, जिनकी संख्या 63 थी। और जो विष्णु भक्त थे, विष्णु भक्त, उनको जो है कि नयनार कहा जाता था, उनको अलवार कहा जाता था, अलवार। तो ये यहाँ पर यही दिया है कि अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो ये कथन सही है। अलवार संतों की संख्या 12 थी और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये कथन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ केरल नहीं तमिलनाडु होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है, तो जो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम है इसका संबंध किससे है, तो यहाँ दिया है पांड से, चोल से, चेर से और राष्ट्रकूटों से। तो जो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम है इसका संबंध किससे है, तो ये है चोल राजाओं से, चोल राजाओं। चोल राजाओं की सबसे पहले राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी उरयूर, उरयूर। जब बाद में इनकी राजधानी बाद में पुहार बनी, पुहार, यही जाके बाद में कावेरी पत्तनम कहलाई, कावेरी पत्तनम। जो पुहार थी यही कावेरी पत्तनम कहलाई। तो ये चोल राजाओं की राजधानी थी और एक पत्तन भी था, यहाँ से निर्यात भी किया जाता था। और ये चोल राजाओं के बारे में इतना सारा डिटेल है यहाँ की, जो कि चोल का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। और इसकी स्थापना कब की थी, तो 870 से 71 में इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। और सबसे पहले ये जो विजयालय था ये पल्लवों के अधीन एक साम्राज्य था। तो इसी ने जो है कि 1870 में चोल राज्य की स्थापना करी थी। और यही कावेरी पत्तनम यहाँ का इनकी दूसरी राजधानी थी, जो पुहार पहले थी। और यहाँ ये जो है कि संगम वंश के राजा थे। संगम वंश पे कुल जो है कि 4 राजवंश थे। तो सबसे पहले था एक जो है कि संगम वंश, और दूसरा था सालू वंश, और तीसरा था तुलु वंश, और चौथा था अराबिडू। तो ये कुल 4 राजवंश हुए थे संगम वंश में, साम्राज्य में, जो विजयनगर साम्राज्य में था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये आप लोगों को पता होगा 1336 ईस्वी में। तो इसी के बारे में पूछा गया था यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, महान्यायवादी को हटाना, लोकपाल के सभापतियों सदस्यों को हटाना।
तो इसमें किसमें संसद की भूमिका नहीं होती है? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और महान्यायवादी का आर्टिकल किस में दिया है? तो आर्टिकल 76 में दिया है। तो ये इसमें संसद की भूमिका नहीं होती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है और संबंधित राज्य दिया हुआ है, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भरतनाट्यम का क्या दिया है? तो भरतनाट्यम का तमिलनाडु दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। कथकली का केरल दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। और मणिपुरी का मणिपुर में, तो ये भी सही है। जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी सही नहीं है। और उड़ीसा में ओडिसी चलता है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला एक अभिकथन दिया है और दूसरा कारण दिया है। तो यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 1761 में हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। और कारण दिया है कि मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इसके खिलाफ हो गए थे। तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों के बीच, मराठों की ओर से किसने लड़ा था? तो सदाशिवराव भाऊ। और इसमें मराठों की हार हुई थी, मराठे हार गए थे। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी, तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। और मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण ही इसके खिलाफ अन्य शासक हो गए थे, जो भारतीय शासक थे। इनके साम्राज्य विस्तार के कारण ही जो है कि इसका साथ नहीं दिया इस युद्ध में, और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर दोनों ही सही है तथा ए आर की व्याख्या भी करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में लिखित एक इतिहासकार का मानना था कि वह सभी अपने भाइयों में सक्षम एवं योग्य थी। तो वह कौन सा इतिहासकार था जिसने ये कथन कहा था? तो मिनहाज ए सिराज, फिरदौसी, अबुल फजल और अमीर खुसरो। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की, और ये 1236 से 1240 तक शासन किया था, 4 वर्षों का। और ये एकलौती महिला सुल्तान थी। तो यही यहाँ पर पूछा गया कि इसके बारे में किसने कहा था कि वह अपने सभी भाइयों में योग्य एवं सक्षम थी? तो मिनहाज ए सिराज ने कहा था। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो यहाँ पर दिया गया है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था उन्हें पराजित भी किया था और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया है दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम और ध्रुव ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, इसी ने जो है कि पराजित किया था चालुक्यों को, और जो है कि और एक अनुष्ठान भी किया था। तो इसी के बारे में हिरण्यगर्भ नामक, तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर, और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और आगे भरना है कि कमी हुई है, वृद्धि हुई है, त्वरित वृद्धि हुई है और त्वरित कमी हुई है। तो जो 1921 का महान विभाजक वर्ष है, इसको महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है कि अभी तक जितनी बार भी जनगणना हुई है जनसंख्या बढ़ी हुई है, लेकिन 1921 में जो है कि जनसंख्या घट गई थी। और यह कितनी घटी थी? तो -0.3% घट गई थी। तो इसीलिए जो है कि इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो है कि जनसंख्या निरंतर त्वरित रूप से बढ़ी है, यानी कि उसके बाद बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है।
तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो जो धन निष्कासन का सिद्धांत है आप लोगों को पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कब किया था? तो ये जो धन निष्कासन का सिद्धांत है इसको जो है कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ये कब दिया था? तो 1867 में, 1867 में दिया था। और इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कब किया था? तो स्वीकार किया था 1896 में, जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता के अधिवेशन में। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि धन निष्कासन सिद्धांत को राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातली उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर पी तरंग, यस तरंग, पी और एस तरंग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये भूकंप की तरंगे हैं, कुल 3 तरंगे होती हैं। जो पहली होती है पी, और दूसरी होती है एस, और तीसरी होती है एल। तो जो पी होती है इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, और ये जो है कि सभी माध्यम से गुजरती है, सभी माध्यम से। और जो यस तरंग होती है ये केवल द्वितीयक तरंग इसे कहते हैं, द्वितीयक तरंग, और ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, केवल ठोस। और जो एल तरंग होती है ये धरातल पर चलती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है, अधिक विनाशकारी होती है। तो ये पी एस एल तरंगे होती है, तीनों तरंगे होती हैं, जिसको पी को प्राथमिक तरंग या ये सभी माध्यम से होकर गुजरती है। और यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार एवं गर्त के हेतु उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा यस तरंग। जो द्वितीय तरंग होती है, एस तरंग होती है, ये उभार एवं गर्त यानी कि जो है कि ये कैसे चलती है? तो ये प्रकाश तरंग की भांति चलती है, प्रकाश तरंग की भांति चलती है। और जो पी तरंग होती है यह ध्वनि तरंग की भांति चलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्रकाश की तरंग उभार एवं गर्त के रूप में चलती है। तो यही जो है पूछा गया था यहाँ पर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? यानी कि ज्वालामुखी से जो आकृतियां बनती है उसमें पूछा गया कि पृथ्वी के अंदर जो आकृति बनती है उसी के बारे में पूछा गया कि कौन से एक अंतर्वेदी आकृति नहीं है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर बनती है वो कौन सी आकृति नहीं है? तो इसमें बैथोलिथ, लेपोलिथ, डाइक और ज्वालामुखी शंकु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो ज्वालामुखी शंकु होता है ये पृथ्वी के अंदर नहीं, ये पृथ्वी के बाहर बनता है, पृथ्वी के बाहर बनता है। ज्वालामुखी से जो लावा और मैग्मा निकलता है उसी से ज्वालामुखी शंकु बनता है। और जो बैथोलिथ है, लेपोलिथ है और डाइक है, कुछ और अन्य आकृतियां होती है जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सी हैं। एक सील भी होता है, सील, लेकोलिथ हो गया, और एक लेकोलिथ होता है, लेकोलिथ होता है, बैथोलिथ होता है। तो ये जो है कि आकृतियां जो सभी जो है कि बनती हैं पृथ्वी के अंदर। एक फैकोलिथ होता है, तो ये पृथ्वी के अंदर बनती है। बाकी ज्वालामुखी शंकु जो है कि पृथ्वी के बाहर बनता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि की विशेषता नहीं है? विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन तकनीकी, उपरोक्त सभी। तो जो कौन सा है कि उपरोक्त में से रोपड़ कृषि की विशेषता नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो है कि रोपड़ कृषि की विशेषता है। विस्तृत कृषि क्षेत्र होता है, अधिक पूंजी निवेश किया जाता है उसमें, उच्चतम प्रबंध एवं तकनीकी होता है। तो ये सभी रोपड़ कृषि की विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। अंगूर की कृषि के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है? यानी अंगूर की खेती कहाँ पर की जाती है, किस जलवायु में? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोपियन तुल्य जलवायु क्षेत्र, प्रेरी तुल्य जलवायु क्षेत्र और स्टेपी जलवायु क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र होता है यहाँ पर अंगूर की खेती की जाती है। ज़्यादातर जो खट्टे फल होते हैं,
खट्टे फल जो है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही होता है इनका उत्पादन। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि अंगूर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, तो भूमध्य सागरीय जलवायु होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है उसके संबंध में दिया गया है कि इस संगठन की स्थापना 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन के यूके में है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इस संगठन की स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, ये करेक्ट है। और जो इसका मुख्यालय है ये लंदन में यूके में नहीं है, इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है, तो ये है वियना में। वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में। तो ये सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है कि पहला कथन सत्य है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया है सूफी सिलसिले से संबंधित शब्द दिया गया है और इसका अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है कि सुमेलित नहीं है। तो जो पीर होते थे उन्हें संत कहते थे, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और खानका जो होता था इन सूफियों का आश्रम स्थल होता था, आश्रम जहाँ पर निवास करते थे, तो ये भी सही है। और बासरा जो है ये गलत है, यही पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कि सी हो जाएगा, यानी कि सी सही नहीं है। जो इस्लामी कानून को पालन न करने वाले थे उनको बेसरा कहा जाता था, बेसरा। और जो बासरा हैं इनको कानून को मानने वाले, इस्लामी कानून को मानने वाले, जो मानने वाले होते थे उनको बासरा और जो नहीं मानने वाले होते थे उनको बेसरा कहा जाता था। तो यही यहाँ पर गलत था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि सी हो जाएगा। और समा जो है कि सूफी गायन है, तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को सिद्ध पुरुष के भी कहा जाता था। तो वो कौन सा सूफी संत है जिसको एक सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था, तो ये हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे ये सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध थे। और जो है कि ये यौगिक प्राणायाम भी करते थे और इसी के कारण इनको सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि रहमुनाई मजदासयन सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित थी। तो जो रहमुनाई मजदासयन सभा थी ये किस धर्म के धार्मिक सुधार से थी। तो यहाँ दिया है पारसिक धार्मिक सुधार, मुस्लिम धार्मिक सुधार और सिखों के धार्मिक सुधार और बौद्धों के धार्मिक सुधार। तो ये जो सभा थी ये पारसियों के धर्म की सुधार से थी। तो यहाँ पर जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो है कि इसके जो स्थापना हुई थी इसकी, ये सभा की, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1851 में। और इसके संस्थापकों में से कौन कौन से थे, तो ये एक थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। और एक नौरोजी फुरदन जी थे, फुरदन जी। ये लोग इतना चर्चित नहीं थे, दादा भाई नौरोजी मेन थे, नौरोजी। और एक लोग थे इसमें एस बंगाली करके, एस बंगाली। तो ये लोग जो है कि इस सभा के संस्थापक सदस्यों में से थे, मेन थे दादा भाई नौरोजी ही थे। ये पारसियों के धार्मिक सुधार से संबंधित था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे। जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, तो इसमें पूछा गया है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और हजरत मोहानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो 1940 से लेके 45 तक जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लंबे काल तक रहे थे। तो इन्हीं के समय में ये जो कि प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आजाद हिंद बचाव समिति के नेतृत्वकर्ता थे। तो जो आजाद हिंद बचाव समिति थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भूलाबाई देसाई, भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। जो भूला भाई देसाई थे यही आज़ाद हिंद बचाव समिति के नेतृत्व करता थे। आज़ाद हिंद बचाव समिति किस लिए बनाई गई थी? तो जो 1945 में ये लाल किले का मुकदमा चला था, लाल किले के मुकदमे के नाम से फेमस है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लाल किले का मुकदमा जो कि आज़ाद हिंद फौज की जो थी, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए गए थे। सैनिकों पर जो मुकदमा चला था लाल किले का मुकदमा, तो उसमें जो है कि बचाव पक्ष की तरफ से जो है कि आज़ाद हिंद बचाव समिति बनी थी और उसका नेतृत्व जो है कि भूला भाई देसाई कर रहे थे। और उसमें जो है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो है कि तेज बहादुर सप्रू, तो ये सभी लोग शामिल थे उसमें। और इसका जो है कि देखा जाए तो नेतृत्व भूला भाई देसाई करते थे। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जो है कि जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू और एक लोग थे इसमें, अरोड़ा आसफ अली, अरोड़ा आसफ अली, तो ये थे। तो ये लोग जो है कि इस समिति में थे और इसका नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होगा, यानी कि राजकोषीय घाटे से अगर हम लोग ब्याज के भुगतान को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग राजकोषीय घाटे से ब्याज के भुगतान को घटा देते हैं तो ये प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। और प्राथमिक घाटे का प्रचलन जो है कि प्रचलन भारत में कब से हो रहा है? तो ये प्राथमिक घाटे का प्रचलन जो है कि भारत में चल रहा है 1993 से 1993-94 के वित्तीय वर्ष से चल रहा है प्राथमिक घाटे का प्रचलन भारत में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? यानी कि जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सूर्य है और पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो ये पूछा है एक अधिकतम दूरी होगी और एक न्यूनतम दूरी होगी। तो ये पूछा है कि न्यूनतम दूरी जो होती है सूर्य की किस महीने में होती है? तो जनवरी, जून और सितंबर और दिसंबर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें, देखिए कि क्या आंसर सही होगा। तो जनवरी महीने में 3 जनवरी को होती है, न्यूनतम दूरी होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी, और जो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उत्पाद है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ईस्ट होते हैं इनको श्वसन के लिए वायु नहीं रहता है, तभी ये श्वसन कर लेते हैं। और जो है कि एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उत्पाद है, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? यानी कि जो कोई व्यक्ति अगर विश्राम अवस्था में है तो उसकी श्वसन दर क्या होती है? तो 9 से 12 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, और जो 20 से 25 प्रति मिनट, और 15 से 18 प्रति मिनट। तो अगर कोई व्यक्ति विश्राम अवस्था में है तो प्रति मिनट वह उसकी श्वसन दर पूछा गया है। यहाँ पर एक पूछा जाता है कि जो धड़कन होती है, दिल की धड़कन, उसका नहीं पूछा गया है, उसका तो 72 होता है। और जो किसी व्यक्ति की विश्राम अवस्था में जो श्वसन की दर होती है वो कितना होती है? तो श्वसन की दर होती है 15 से 18 मिनट होती है, प्रति मिनट में होती है। और अगर व्यक्ति जो है कि अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस टाइम जो है कि इसकी जो है कि श्वसन दर बढ़ जाती है, और ये कितनी हो जाती है कार्य करते समय? तो कार्य करते समय इसकी श्वसन दर हो जाती है 25 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट। और जो सामान्य अवस्था में कितना होता है? तो सामान्य अवस्था में 16 से 18 के बीच होता है सामान्य अवस्था में। तो ये कई सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित है, तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको नोट करते रहें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं?
तो जो पौधे होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है जड़, पुष्प, तना और पत्तियां। तो ये जो पौधे होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 लेते हैं और जो है कि ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। तो यह पूछा गया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, ये जो है कि किस भाग से करते हैं? तो ये करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पत्तियों के द्वारा ये ग्रहण करते हैं। जो पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, सूक्ष्म रंध्र, उन्हीं के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगर आप लोग देखे होंगे पत्तियों को ऐसे बनी रहती है, तो इसमें जो ऐसे ऐसे करके दिया रहता है सूक्ष्म रंध्र बीच बीच में, तो उसी के द्वारा ये ग्रहण करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सोडियम क्लोरेट, शाकनाशक, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, जिंक फास्फेट और रोडेंटनाशी। तो जो सोडियम क्लोरेट होता है ये शाकनाशी होता है, ये बिल्कुल सही है। और लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है गठिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। और जिंक फास्फेट जो होता है रोडेंटनाशी होता है, और इसी का एक रूप होता है चूहे मारने की दवा होती है जो, और इसी का एक रूप है ये। तो यहाँ और कपास जो होता है ये कपास प्रोटीन नहीं होता है, कपास प्रोटीन नहीं होता है, ये जो है कि सेलुलोज का होता है। तो इसका जो है कि यही पूछा था इसमें कि कौन सा आंसर सही हो जाए, सुमेलित नहीं है। तो ये डी ऑप्शन, यानी डी सुमेलित नहीं है। ये कपास जो होता है ये सेलुलोज होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। तो इनकी जांच के लिए क्या किया जाता है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑटो एनालाइजर, इलेक्ट्रोसेफ्लोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका ऑटो एनालाइजर सही आंसर हो जाएगा। जो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है, यही यहाँ पर पूछा गया था। और आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है? यानी कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। तो और दूसरा दिया है कि आयात के बदले निर्यात को बढ़ाना और निर्यात के बदले आयात को बढ़ाना। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति जो होती है उसमें जो है कि क्या होता है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन घरेलू उत्पादन से ही पूरी कर लेना, उसको आयात नहीं करना, इसी को आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण की त्रिआयामी रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं था? जो स्वतंत्रता के बाद जो है कि निर्धनता निवारण की जो त्रिआयामी रणनीति अपनाई गई थी, तो उसमें पूछा गया कौन सा एक घटक शामिल नहीं था। तो आइए देख लेते हैं। तो समृद्धि उन्मुख रणनीति, और दूसरा ऑप्शन दिया है विशेष आवश्यकता कार्यक्रम, और तीसरा दिया है निर्धनता निवारण कार्यक्रम, और चौथा दिया है न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो विशेष आवश्यकता कार्यक्रम था ये जो है निर्धनता निवारण में त्रिआयामी रणनीति में शामिल नहीं था। बाकी जो है कि यहाँ पर समृद्धि उन्मुख रणनीति अपनाई गई थी, निर्धनता निवारण कार्यक्रम भी चला था और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी चला था। तो ये तीनों ही चला था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? तो ये कौन सा है जो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? तो समृद्धि ये तो था, आत्मनिर्भरता भी थी, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में आधुनिकीकरण भी था, लेकिन जो सामाजिक सशक्तिकरण है ये पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत जो 8 राष्ट्रीय मिशन हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना है उसमें 8 मिशन में से उस कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें, देखिए कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें दिया है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, तो ये शामिल है। और राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परीक्षण मिशन, तो ये भी शामिल है। राष्ट्रीय सौर मिशन ये भी शामिल है। तो जो राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन है ये इसमें शामिल नहीं है।
तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, यानी वह कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है संस्थान। तो रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन और इंटरपोल। तो वह कौन सा संस्थान है जिसका जो है कि मुख्यालय जो है कि जेनेवा में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय जो है कि जेनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय इसका पेरिस में है, पेरिस के लियोन में है। लियोन, पेरिस कहाँ पर है, तो फ्रांस में है। तो यही इसका मुख्यालय यहाँ पर नहीं है। बाकी जो है कि रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसका सभी का मुख्यालय जो है कि जेनेवा में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यानी कि जो आयात के संरक्षण हेतु, घरेलू उद्योग को संरक्षण बढ़ावा देने के लिए जो आयात संरक्षण हेतु प्रशुल्क लगाया जाता है, इसके संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जो दिया है, पहला दिया है कि यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो ये आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रशुल्क लगाने से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है, यानी कि जब ये भी कथन सही हो जाएगा, अगर किसी पर शुल्क लगा दिया जाता है आयात करने पर तो उसकी मूल्य बढ़ जाता है, तो इससे वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ये वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट करता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये मात्रा पर नहीं लगता है, मूल्य पर लगता है। मात्रा पर लगता है कोटा। आयातित वस्तुओं पर दो तरह से शुल्क लगाए जाते हैं, एक प्रशुल्क होता है और एक कोटा होता है। तो कोटा जो है कि वस्तुओं की मात्रा पर लगाया जाता है कि कितनी वस्तुएं आयात की जाएंगी, और प्रशुल्क होता है इसके मूल्य पर लगाया जाता है। तो यही इसमें पूछा गया था, वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट करता है, तो ये गलत हो जाएगा। कोटा जो है कि वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। आइए देख लेते हैं। तो मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मानव पूंजी के निर्माण में आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। तो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। जितने अधिक मानव पूंजी का निर्माण किया जाएगा उतनी ही आर्थिक समृद्धि होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और मानव पूंजी निर्माण में आय समृद्धि में सहायता मिलती है। अगर आप लोग मानव पूंजी का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जो है कि मानव पूंजी के निर्माण से समृद्धि भी आय की होगी ही, तो ये दोनों ही सही है, कथन और कारण, और व्याख्या भी इसका कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि भुगतान संतुलन की समस्या का तत्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। तो भारत में रुपये का अवमूल्यन जो है भुगतान संतुलन की समस्या के निदान हेतु तत्कालिक कारण था। जब भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई थी तो वो 1991 में हुआ था। भुगतान संतुलन की समस्या के लिए रुपये का अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन, अवमूल्यन क्या होता है। तो अवमूल्यन ये होता है जैसे कि घरेलू मुद्रा का मूल्य, घटा दिया जाता है, विदेशी मुद्रा की तुलना में। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाता है, उसी को अवमूल्यन कहा जाता है। इससे होता क्या है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर तत्कालिक भुगतान संतुलन की समस्या के लिए जो है कि अवमूल्यन किया गया था रुपये का 1991 में, और अवमूल्यन कुल 3 बार किया जा चुका है भारत में। अभी तक स्वतंत्रता के पश्चात अवमूल्यन 3 बार किया जा चुका है। और यह कब कब किया गया है। तो एक तो किया गया था 1949 में, और दूसरा किया गया था 1966 में, और तीसरा जो है कि 1991 और 92 में किया गया तीसरी बार। तो ये जो कि कुल 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है भारतीय रुपये का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है, यानी कि वह कौन सा है जो मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो देसी बैंकर्स होते हैं ये मुद्रा बाजार के उपकरण नहीं है, बाकी एडहाक, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा पत्र, ये तीनों ही मुद्रा बाजार के उपकरण हैं।
मुद्रा बाजार के उपकरण हैं और बाकी जो है कि देसी बैंकर जो होते हैं मुद्रा बाजार के उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के प्रमुख स्रोत हैं। यानी जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं वो उसका स्रोत क्या है, तो भारत में जनगणना रिपोर्ट, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट, यानी जो NSSO है उसकी रिपोर्ट पे बेरोजगारी, तो ये भी सही हो जाएगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े हैं, इसके द्वारा भी बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये तीनों ही कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग इन सारे फैक्ट को नोट कर लें, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक में अपना कमेंट जरूर दें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में कथनों में से विचार करें, किसी देश की आंतरिक संरचना, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। FDI जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो ये किसी देश की आंतरिक संरचना, संयंत्रों, संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरे के बारे में क्या दिया है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी सम्मिलित नहीं की जाती है। तो जो शेयर बाजार में लगती है विदेशी पूंजी, तो उसमें सम्मिलित नहीं की जाती है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी कि कुछ संगठन दिए हैं और उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओपेक का वियना दिया है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ओपेक का मुख्यालय जो है कि वियना में ही है। और ओपेक का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। ओपेक क्या है, तो जो ओपेक एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, तो इसका स्थापना 1960 में हुआ था। और नैम का जो कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो आइए देख लेते हैं नैम का मुख्यालय क्या सही दिया है या गलत दिया है। तो जो नैम का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में की गई थी। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो सार्क का मुख्यालय दिया हुआ है इसमें, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों का जो है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जो सार्क का मुख्यालय है ये है काठमांडू में, ये बिल्कुल सही है। और सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। और जो आसियान है इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है, जकार्ता में, इंडोनेशिया जकार्ता में है जो सार्क का मुख्यालय। और इसकी जो कि स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में। तो यही यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, मनीला में नहीं है, इंडोनेशिया जकार्ता में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। और दूसरा कथन दिया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण का जो 10% का नियम है, यानी कि ऊर्जा जो है कि एक जो कि उपभोक्ता से दूसरे में जो है कि 10% का नियम ही चलता है। और जो है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो चक्रीय होता है, तो ये गलत होता है, ये एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य कथन चुनना है तो केवल 2 सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है विधायिका का नाम और देश दिया है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी विधायिका का इसमें सम्मिलित नहीं है, या यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। तो डायट जो है कि जापान में, और कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका में, और नेसेट इजराइल में। जैसे भारत का क्या है, तो भारत का संसद है, उसी प्रकार से जो है कि यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश का सही सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो डायट जापान का सही है, कांग्रेस जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भी सही है, और नेसेट इजराइल का ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो संसदीय प्रणाली में लिखित में से कौन सा वे
माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो संसदीय प्रणाली में वो कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से विधायिका जो है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन दिया है वित्तीय कटौतियां, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। तो ये तीनों ही माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूर्ण नहीं होता है तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो कोरम होता है उसका क्या होता है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर, कि सदन की कुल सदस्य संख्या का अगर 1/10 भाग, 1/10 भाग यानी 10वां भाग उपस्थित नहीं है तो ये कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो इस बैठक का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 10वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है और कहा गया कि कौन सा जो है कि एक असत्य कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया है। तो आइए देख लेते हैं। वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका भी निर्धारण वही करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो यह भी सही हो जाएगा। लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में वह मतदान भी कर सकता है। तो यह भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन दिया है अधिकतम 500, न्यूनतम 40, अधिकतम 460, न्यूनतम 60, अधिकतम 500, न्यूनतम 60 और अधिकतम 460 और न्यूनतम 40। तो जो प्रत्येक विधानसभा जैसा कि आर्टिकल दिया है 170 में कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी और उसमें अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या का भी निर्धारण किया गया है कि अधिकतम कितने सदस्य होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो विधानमंडल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा एक कथन असत्य है। तो यह राज्य जो है कि सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने में सक्षम है। तो जो विधानमंडल होता है ये समवर्ती सूची और राज्य सूची, यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बना सकता है। तो ये सही हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन गलत दिया है, असत्य ही पूछा था इसमें। इसे अनन्य अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची पर जो है कि संसद प्लस विधानसभा दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर दोनों के कानूनों में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संसद का कानून मान्य होता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि कानून बनाने का अनन्य अधिकार समवर्ती सूची पर विधानसभा का है। तो ये गलत हो जाएगा। और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस जो है कि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों ही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। तो वह कौन सा एक्ट था, तो ये था 1784 का एक्ट था। सॉरी फ्रेंड, 1784 का यहाँ पर दिया हुआ है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के माध्यम से जो है कि यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया कि इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार कंपनी के शासित क्षेत्र जो था, तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया था 1784 में जो था पिट्स इंडिया एक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वाटरलू का युद्ध
मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य किस वर्ष हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट कर लें कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1815, 1820 और 1828 और 1830। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 1815 में ही वाटरलू का युद्ध हुआ था और इसमें जो है कि नेपोलियन की हार हुई थी, इसकी हार हुई थी, इसे बंदी बना लिया गया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, तो ये गलत है। ये जो सोवियत संघ है रूस, उसके संविधान से प्रेरित था, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में वर्णित है, तो ये सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला और अंतिम क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पुस्तकों में से उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कुछ पुस्तक दी हुई हैं और उनके लेखक दिए हैं, तो आप लोग देखिए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बहुत चर्चित पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की पुस्तक है, तो ये भी सही है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तीनों ही सुमेलित है। ये जो है कि लास्ट वाला द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये सुमेलित नहीं है। ये जो है कि किसके द्वारा लिखी हुई है? तो ये मांटेस्क्यू के द्वारा लिखी हुई है, तो यही सुमेलित नहीं था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है कि कुल 6 वीडियो हो चुकी है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगले क्वेश्चन में ये अगले वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को मिल जाए। और इसी तरह से एक सीरीज चलाई जाएगी जो है कि 50 से 60 वीडियो आएंगे, तो आप लोग जो है कि इसको वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।